साजिश का जो ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जो मेरे घर के नीचे सड़कें तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाई स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, इस हफ्ते पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आखिर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने आखिरकार अपने वफाकी काबीना तश्कील दे दी है। वफाकी काबीना में मजमूई तौर पर 37 अरकान का ऐलान किया गया है, जिनमें से 30 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। काबीना की तश्कील पर अपोजिशन अरकान तंज़ कर रहे हैं कि 36 में से 26 अरकान ज़मानत पर हैं। हम पूछेंगे हुकूमती रुकन से कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से ये काबीना कैसे नबर्द आज़मा होगी। पेशावर और कराची के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में भी बड़ा जलसा किया है, जिससे खिताब में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ये दोहराया है कि इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जिससे भी गलती हो गई है, एक ही तरीक़ा है गलती ठीक करने का कि फ़ौरी इलेक्शन कराओ। अगर फ़ौरी इलेक्शन नहीं होता तो ये तहरीक उनकी जारी रहेगी, जबकि हुकूमत उन्हें सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमती तर्जुमान ने जवाब दिया है कि अब इंतखाबात में साजिश होगी, ना ही मुदाखलत होगी, RTS बैठेगा, धुंध छाएगी, ना ही पोलिंग का अमला लापता होगा। मरियम औरंगज़ेब ये कह रही हैं कि शफाफ इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, पाकिस्तानी दोबारा गलती नहीं करेंगे, जराइम का जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक अहम मुलाकात लंदन में भी हुई है, और वो मुलाकात हुई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान। चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हलफ उठाना था, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा जी पहले मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करूँगा। उनकी दावत पर वो उनके पास गए, और उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं इसके ऊपर भी हम शो में तफसील से बात करेंगे। जबकि धमकी आमेज़ मुरासला, ये बड़ा अहम मामला है, इसके ऊपर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसके एलामिये में ये कहा गया है कि किसी गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए सदारती ऑर्डिनेंस पर समाअत भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क को मिच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। अदालत का काम तमाम आइनी सवालात का जवाब देना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाए। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जबकि नून लीग से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब आपसे शुरू करते हैं। वलीद इकबाल साहब, जो बयानिया सर आप लोगों ने बिल्ड किया था, गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से आपकी हुकूमत को तब्दील कर दिया गया, रिजीम चेंज हो गई, साजिश के तहत आपकी हुकूमत को हटाया गया, उस बयानिया को तो आज मुस्तरद कर दिया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। तो क्या अब भी आप इस बयानिए के ऊपर कायम हैं कि आपकी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, जबकि कौमी सलामती के एलामिये में ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई साजिश आपकी हुकूमत के खिलाफ नहीं हुई? सर देखें जी, हमारे बयानिए का इस पर कोई असर नहीं है, और आपको मैं ये भी अर्ज कर दूं जी कि जो 37वीं कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान से उन्होंने की, उसकी जो रोएदाद है, उसकी कार्रवाई की, उसकी जो है उसमें कोई नई बात आज वाली मीटिंग में नहीं हुई, बल्कि जो पिछली मीटिंग है उसके मिनट्स को और उसकी रोएदाद को जो है उसको मोहर तस्दीक जो है उस पर सब्त की गई है, और ये बात दोहराई गई है कि इसमें मुदाखलत जो है गैर मुल्की वो हुई थी। पहली बात तो ये जो इस वक्त हुकूमत है जिसको हम तस्लीम नहीं करते, और जो माजी की अपोजिशन, इनका तो इल्जाम पहला ये था कि ये तो सारा मुरासला ही झूठा है। इसकी बात तो ये तो झूठा नहीं है ना, मुरासला तो एग्जिस्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, वाज़े तौर पे इसमें उस कमेटी ने ये अपना एलामिया जो पहले जारी किया था उसी में इसी को दोहराया है कि मुदाखलत हुई है। साजिश का सबूत मिले या ना मिले, ये तो कोई अपनी अपनी तहरीक है ना कोई। फिर तीसरी बात कि जी इसको इस काबिल समझा गया है कि इस पे बाकायदा जांची जो डीमार्शे है वो बुला के दिया गया उस मुल्क के जो है शारजी अफेयर्स को, और इसमें एतराज जो है उठाया गया कि इसकी जबान भी हम डिप्लोमेटिक थी और इसकी मुदाखलत थी पाकिस्तान की उसमें, और इसमें ये कतई तौर पे इसने किसी बात इस बात की नहीं हुई कि उसमें तहरीक एतमाद का जिक्र है, और उससे पेशतर जिक्र है जिससे वो पेश की गई है, उससे कबल की ये बात है। और ये भी कि पाकिस्तान को माफी दे दी जाएगी अगर ये कामयाब हो जाती है, और पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाएगा
और इसके जो है सीरियस नताइज होंगे, संजीदा नताइज होंगे अगर जो है इमरान खान वज़ीर आज़म जो है वो रहे, और अगर ये नाकाम हो गई पहली। तो ये सारी बातें तो मौजूद हैं, और ऑलरेडी कल इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में ये कह दिया हुआ है कि इस मज़ीद इसकी यहाँ पे किसी सतह पर तफ्तीश जो है इसके ऊपर अब हम नहीं कोई एतमाद रखते, इसकी जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो इसके मामले को अब जो है इसका जायजा ले, और बाकायदा खुली अदालत में, बंद कमरे में नहीं, खुली अदालत के अंदर इसके ऊपर बात हो। और इसमें बहुत सवाल उठते हैं, अगर आप चाहें मौका दें आप इनको, जो दूसरे मेहमान आपके आए हुए हैं, मैं मजीद इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि क्या क्या सवाल हैं जो कि एक अदालती कमीशन जो है वो उठा सकती है। अगर कहते हैं तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। चले मैं ज़रा मौक़िफ़ ले लूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, जिस तरह सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि मुरासला तो झूठा नहीं है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, जो साबिक़ा मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स को भी शेयर किया गया है, और आज उन्हीं को उन्होंने कहा कि वही मिनट्स शेयर किए गए हैं जो पिछली मीटिंग में हुआ था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि साजिश का अपना नैरेटिव किसी का हो सकता है। हम अपने बयानिए के ऊपर कायम है कि जी हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया है। तो मुतालबा ये कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, वो ये फैसला कर देगी, वो तहकीकात कर देगी कि आया कि साजिश हुई या नहीं हुई है। तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है क्या इस मामले के ऊपर? देखें, बात ये है कि जो जुडिशल कमीशन की ये बात कर रहे हैं, एक तरफ ये जुडिशल कमीशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो जो अदालती फैसला है उसके ऊपर जो है वो तनकीद करते हैं कि जी मेरे खिलाफ अदालती फैसला आ गया था, ये जो रात को कोर्ट लगाई गई थी। तो यहाँ तो आप फिर उसके ऊपर तनकीद ना करें। आप जब आपको आपके हक में फैसले आते हैं तो आप कहते हैं क्या बात है, आपके खिलाफ आते हैं तो आप कहते हैं अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक बात रहेगी साजिश की और मदाखलत की, देखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, उसकी डेफिनेशन आप उठा के देख लें, उसमें ये बात लिखी हुई है कि कॉन्स्पिरेसी खुफिया होती है और इल्लीगल होती है। ठीक है। और जो मदाखलत है वो ना इलीगल होती है, वो ना खुफिया होती है, वो ओपन डोमेन में होती है। मुझे बताएं ना आप मुझे कि अमेरिकी जो है वो हमारे एम्बेसडर को बुला के तो नहीं कहेंगे ना कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बात का कोई इसके अंदर कोई आपको दलील समझ में आती है? अगर उन्होंने साजिश करनी है तो वो खामोशी से करेंगे। और जहाँ तक बात रह गई कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसके अंदर आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, DGISI, DGMI, DGIB, आपकी क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, चले आप हमारी हुकूमत के लोगों को छोड़ दें। क्या पूरे पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां, तमाम लोग बिक गए, तमाम लोग जो है वो इस मुल्क के दुश्मन बन गए, आप लोग खाली एक ईमानदार रह गए इस मुल्क के अंदर? ये कैसे हो सकता है कि कोई एक तो ऑब्जेक्ट करता ना? अगर इतनी बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं वो है मसला है, तो कोई तो बोलता कि नहीं जी ये इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा हुआ है जैसे ये कह रहे हैं, या इसके अंदर ये लिखा हुआ है क्या कहते हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए। बात ये है कि आपके और मुल्कों के साथ मामला चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को कहा कि आप रशिया का तेल ना लें, यह आपके इंटरेस्ट में नहीं है। ये बात पब्लिश हुई, पूरी दुनिया ने देखी, ये मदाखलत थी और इसका जवाब हिंदुस्तानियों ने दे दिया। इसी तरह जो बात इनकी हुकूमत को कही गई, इन्होंने उसका जवाब दे दिया डिमार्च करके। अब उसको इन्होंने एक स्पिन दे दिया साथ ही कि जी ये हमारे खिलाफ, क्योंकि ज़ाहिर 4 साल तो कुछ किया नहीं, तो क्या बताते हैं अवाम को? इन्होंने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उसके अंदर स्पिन डाल दिया कि जी ये तो हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और इसमें मजे की बात यह है कि सारी दुनिया इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, मगर बरतानिया इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बरतानिया में इमरान खान साहब के बच्चे रहते हैं। सही। तो मतलब ये नॉर्मली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जब साजिश करती है तो ये सारे मुल्क मिलके करते हैं, मगर ये पहली दफा हो रहा है कि अमेरिका तो है मगर बरतानिया नहीं है, उसका नाम भी नहीं ले रहे बल्कि। तो ये जो है ये सारा का सारा जो मामला है ये बुनियादी तौर पे वो ये है। मैं इसका खुलासा ये करता हूँ कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि या तो मैं वजीर आजम होऊंगा तो ठीक है, अगर मैं वजीर आजम नहीं होऊंगा तो मैं सारा अदालतें बुरी, सारी एजेंसियां बुरी, सारी फौज बुरी, सारे इदारे बुरे, ऑपोजिशन तो बुरी है ही। और ये जो बात है इलेक्शन की, ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना इलेक्शन कराए, इस इलेक्शन नहीं तो यही बात तो आप भी किया करते थे ना, जब आपके ऊपर भी तनकीद होती थी, आपके खिलाफ फैसले आते थे तो आप लोग भी उसके ऊपर एतराज करते थे, फौज के खिलाफ भी बातें करते थे। लेकिन अब आप लोग चूंकि हुकूमत में आ गए तो अदलिया भी अच्छी हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी हो गई है। अफनान साहब देखिए, हमने जो है वो क्रिटिसाइज जरूर किया। देखिए, क्रिटिसाइज करना आप ये लोग भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म में जो है वो कोई बुराई नहीं है, अदालती फैसले पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, मगर
ये इनकी जो सोशल मीडिया टीम है उसको फवाद चौधरी साहब हिदायत देते हैं कि जी आप फलाने जर्नल के खिलाफ बोलो, आप अदालतों को गालियां दो। ये तो कोई, और जो गालियां दी जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप मुझे बताएं क्या कहते हैं अगर इसकी कोई पहले मिसाल मिलती हो। बात ये है कि और हमें बहुत सारे ऐसे फैसले जिन पे हमें एतराज था मगर हमने उनको तस्लीम किया, हमने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं मानते। तो ये बुनियादी क्या कहते हैं फर्क है। और बात ये है कि ये मुल्क जो है ना बहुत बड़ा है, इसके अंदर 22 करोड़ लोग रहते हैं और ये बड़ी कुर्बानियों से मिला। ये इमरान खान साहब और पीटीआई बहुत छोटी है इस मुल्क के मुकाबले में, तो ये अपने मुफादात को जो है वो मुल्की मुफादात से बरातर ना समझे। चलें, वलीद इकबाल साहब हैं हमारे साथ लाइन पर? सेनेटर साहब हैं जी? अच्छा वलीद इकबाल साहब, जिस तरह कह रहे हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब कि जो आपके ज़ाती मफादात हैं उनको कौमी मफादात के ऊपर ना लाएं, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि साजिश आपके ख़िलाफ़ हुई है, मुदाखलत के तहत आपकी हुकूमत को हटाया गया है, तो अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, यानी इमरान खान साहब दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और जिस तरह से आपने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, लोग आपके जलसों में आ रहे हैं, हमने देखा कि कराची में एक बड़ा जलसा किया, पेशावर में आपने एक बड़ा जलसा किया और अब कल लाहौर में जलसा किया है, दोबारा से अगर आप फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं, आपकी मकबूलियत भी बढ़ गई है, 27% पे चली गई है 7% से, तो फिर आप इन लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे अमेरिका और यूरोप के साथ बहाल करेंगे? सर, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि आप लोग साजिश कर रहे हैं, तो फिर मुल्क कैसे चलाएंगे आप? इनके साथ ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ाएंगे फिर? देखें जी, जो ये बड़े पावर जो हैं दुनिया के, इनकी हिस्ट्री रही हुई है और ये अभी की नहीं, चंद 100 साल पीछे जाएं तो तब की भी है कि जाहिर है पहले तो उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी और यूरोपीय ममालिक ने भी, इंग्लिस्तान, ब्रिटानिया ने, स्पेन ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने, और फिर 20वीं सदी में आके अमेरिका ने भी कॉलोनीज कुछ एक बनाई, जिस तरह ये फिलीपींस और एक दो और मुल्क, और फिर लातीन अमेरिका में और भी उनकी रही मुदाखलत। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये 150 साल पीछे अमेरिका का एक मोनरो डॉक्ट्रिन बाकायदा है कि जो खिता है उस इलाके में, लैटिन अमेरिका में, उन जगहों पे अगर कोई दूसरा मुल्क आके करेगा मुदाखलत तो वो अमेरिका के खिलाफ मुदाखलत समझी जाएगी। तो ये चीजें जो है वो कोई गैर मामूली चीजें नहीं है, लेकिन आपके मुल्क में कोई दूसरा मुल्क उतनी ही मुदाखलत करता है या कर सकता है जितनी आप उसको इजाजत दें। इमरान खान साहब ने ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की है, और जिस तरह मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे जाता हूँ और मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, जिस तरह मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, इजाफी बात जो मैंने ये करनी है वो है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, एक अच्छी भली, ठीक है, मखलूत हुकूमत थी, लेकिन एक वाज़ेह 12-14 से लेकर 20 की नशिस्तों तक की जो थी वो एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद थी एक कोalition गवर्नमेंट की। यहाँ पे तो ऐसी कोalition गवर्नमेंट्स भी रही हैं इसके मौजूदा के समेत जो 2-2, 3-3 सीट्स की नशिस्तों की उस पर चलती रही हैं और चल रही हैं। तो वो अच्छी भली रातों रात जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए ये हुई, और ये बिल्कुल एक जो है फितरी तौर पे ये ऐसा अमल नहीं था, ये हमारा मौक़िफ़ है इसके बारे में बिल्कुल। और इस पे ये जो अदालती कमीशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह के 2013 के इलेक्शन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बनी थी, उस तरह की कमीशन की बात है, उसमें भी बिलाखिर हमारे हक में फैसला नहीं आया था मुकम्मल तौर पे, लेकिन उस किस्म की कमीशन हो जो इन चीजों का जायजा ले कि अच्छा जी, कहते हैं कि जी पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसका जो है तफ्तीश की है, इसके ऊपर कौन सी एजेंसीज ने तफ्तीश की है, उस तफ्तीश में क्या नतीजा निकला है, क्या उन एजेंसीज ने देखा है कि जो सफारती लोग जो थे, सफारती अफसरान बैरून मुल्क के, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को मिल रहे थे और किन डेट्स पे मिल रहे थे, उनका क्या पैटर्न था, उन पे क्या गुफ्तगू हो रही थी, और वो गवर्नमेंट वालों को नहीं मिल रहे थे, अपोजिशन वालों को मिल रहे थे, और जरा नॉर्मल पैटर्न से ज्यादा मिल रहे थे। सर, पॉलिटिकल लीडर तो इमरान खान साहब भी है ना, उनसे भी लोग मिल रहे हैं। देखिए अभी अमरीकी कांग्रेस भी मिली है, इल्हान उमर साहिबा भी उनसे मिली है, तो इसमें मिलने में क्या खबात है सर? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि इन मुलाकातों का किसी ने कोई पैटर्न देखा, किसी ने कोई तजकिया पूछा, ये सारी बात। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, आपके सवाल का मेरा मखसूस जवाब यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर भी और एज अपोजिशन में भी वो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, वो किसी मुल्क के एंटी नहीं है। अच्छा, वो किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं चाहते, वो किसी मुल्क का बुरा नहीं चाहते, दोस्त सबसे है, लेकिन किसी से गुलामी किसी की कबूल नहीं है। जलसों में वो अमेरिका के ऊपर लान तान कर रहे हैं, वो कैसे मुखालिफ नहीं है? बात तो यही है ना वलीद इकबाल साहब, आप समझें सवाल को कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, जिस तरह आप कह रहे हैं, आप ये
दावा कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन हो जाए तो फिर आपकी हुकूमत आ जाएगी। कौन सी लानतान की है, बताएं लानतान क्या हो? अमरीका मुखालिफ बातें कर रहे हैं सर, आप अमरीका की मुखालफत में बात कर रहे हैं। रिजीम चेंज कर दिया अमरीका ने, अमरीका की हुकूमत है, आपकी हुकूमत को चेंज करने के पीछे इससे बड़ी बात और क्या होगी सर? ऐसी नहीं, ये इस पे लानतान तो नहीं है, ये तो हमारा मौक़िफ़ है कि इस पे ये हुआ है और इन्होंने ये मुदाखलत की है। और ये मुदाखलत मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमरीका हो या कोई और जो है, जो वर्ल्ड के बिग पावर्स हैं या जिनको आप सुपर पावर्स भी कहते हैं, उनकी तारीख मौजूद है, पूरी सैकड़ों साल की तारीख मौजूद है, कॉलोनाइजेशन की तारीख मौजूद है, जदीद तारीख मौजूद है कि वो चिले देख लें, निकरागुआ देख लें, दीगर बहुत से एग्जांपल्स हैं, ईरान में भी बहुत से, और ये डॉक्यूमेंटेड सैकड़ों सफ़े, हजारों सफ़े लिखे जा चुके हैं इसके ऊपर। तो ये किसी की मुदाखलत के ऊपर कोई पॉइंट आउट करना तो चलिए जी, नुक्ता आ गया आपका, नुक्ता आ गया। सेनेटर साहब वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं जी आप अपनी खैर बनाएं, हमें अपने मफाद के ऊपर काम करने दें। चलिए जी, वलीद इकबाल साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह सैकड़ों साल की उन्होंने तारीख गिनवा दी कि रिजीम चेंज होती रहती है, इसी तरह से होती रहती है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें क्यों डाल लिया? आप उनके आलाकार क्यों बन गए? इनके मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, मुबैना तौर पर, ज़ाहिर है इसके भी तहकीकात होनी है, वो कह रहे हैं कि कमीशन एक बनाया जाए, लेकिन आप इसका इनके मुताबिक हिस्सा क्यों बन गए? एक साल और दे देते। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमेशा से आपसे बात हुई है, तो आप लोगों ने यही तनकीद का निशाना बनाया कि महंगाई होती रही है, महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, ये नाअहल हैं, इनसे हुकूमत चलती नहीं है। एक साल और देते, एक साल और ज़रा इनको हुकूमत करने देते, उसके बाद इलेक्शन में चले जाते। क्यों इस साजिश का हिस्सा बन गए डॉक्टर साहब आप लोग? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कॉलोनाइजेशन की भी एक हिस्ट्री है, और जो डिफरेंट या कहते हैं सुपर पावर्स होती हैं, उनके जो अपने मुफादात होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती हैं, उसके अंदर वो जो उन्होंने काम करने होते हैं वो करती हैं। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। बात यह है कि अगर जो बात मेरे भाई वलीद इकबाल साहब कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, तो फिर जब PTI की हुकूमत आई थी तो क्या वो इंटरवेंशन या साजिश के थ्रू आई थी? और ये तो नहीं हो सकता ना, क्या कहते हैं कि जब आपकी हुकूमत जाए तो साजिश हो, जब आपकी हुकूमत आए तो साजिश ना हो। अगर हमेशा इसी तरह ही होता है इस मुल्क में। नहीं, वो तो वोट से आई थी ना सर, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नवंबर में ऐलान हुआ। फरवरी 23 तारीख को यूक्रेन पे रशिया हमला करता है। हमने तो नहीं, क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने स्टार्ट की और हमने फिर रशिया को कन्विंस किया कि वो यूक्रेन पे हमला करे, और फिर उसके बाद ये ताकि ये सारी साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ हो सके, कि जो ये सारा मामला हुआ है, ये इस तरह तो नहीं हुआ ना। मतलब इसको लॉजिकली देखना चाहिए। बात ये है कि क्या 40 रुपए किलो आटा 70-80 रुपए किलो नहीं हो गया? ये भी क्या साजिश थी? क्या 50 रुपए किलो चीनी 140-150 रुपए किलो नहीं हो गई? क्या बिजली डबल से भी ज्यादा महंगी नहीं हुई? क्या कौन सी मुझे बताएं चीज है जो इनके कंट्रोल में थी? वो तो आलमी मार्केट में प्राइसेस बढ़ी है ना सर, वो तो कोरोना आया है, आलमी मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, इस वजह से इफेक्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर भी आया है। देखिए बात ये है कि हमारी जब हुकूमत आई थी ना, तो रोजाना धमाके होते थे इस मुल्क में, और 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग होती थी। हमने आगे ये नहीं कहा कि जी ये तो वॉर ऑन टेरर चल रही है, इंटरनेशनल है, तो हम अब क्या करें। हर हुकूमत के अपने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन एक चैलेंज आपको और मिला है अफनानुल्लाह खान साहब, एक चैलेंज आपको और मिला है। 187 रुपए का आज डॉलर हो गया सर। आपकी हुकूमत, आप लोग ये दावे करते थे कि इसको दोबारा से रिवर्स लेकर आएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपको, इसको भी सही करना है आपको। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी इसके ऊपर जो इकोनॉमिक टीम वो दिन रात काम कर रही है। अभी हमारी हुकूमत आए हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द कि जो है वो इसके अंदर बहुत बेहतरी आएगी। हम इसको नीचे लेके गए थे, ये 188 के ऊपर हमें मिला था, हम 181 पे इसको लेके गए थे, अभी दोबारा 186 पे आ गया है। लेकिन इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद जो है वो रुपया मुस्तहकम होगा, और जो है वो महंगाई को देखें, हमने 550 रुपए किलो जो बोरी थी वो 400 रुपए किलो कर दी। चलें, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई को आप कम कर देंगे। अभी 2 हफ्ते ही आपकी हुकूमत हुए हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब मैं दोबारा हाजिर होऊंगा तो फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हमारी हुकूमत कायम रहती। वलीद इकबाल साहब से पूछेंगे कि आखिर फवाद चौधरी साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे होते और आज हुकूमत होती, तो फिर ये रिजीम चेंज की बात कैसे कर रहे हैं? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश कर दी और हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई? एक ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं।
तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक शो के दौरान ये कहा है कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो फिर हमारी हुकूमत आज कायम रहती। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि अमरीका ने हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, मुदाखलत हुई है, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो आज उनकी हुकूमत होती। तो फिर ये तो बयानात का तजाद हो गया ना सर। वो आपके वज़ीर इत्तलात रहे हैं, एक अहम पोजीशन पर रहे हैं, उनकी जानिब से इस तरह की बात कह देना तो ये तो बयानात का तजाद हो गया सर। देखें जी, मैं तो वही बात कहूँगा जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर भी की है और मुसलसल एज चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म वो कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने अगर कोई बयान दिया तो वो उसकी वजाहत आके खुद कर सकते हैं। मैं आपको ये अर्ज कर देता हूँ ज़रूर, और ये आप इसी सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जो अभी अफनानुल्लाह खान साहब कह रहे थे, सही फाजिल कॉलीग जो हैं सेनेट में। देखें, ये महंगाई और ये सारी बातें, ये घी की रेट की बात कर रहे हैं, चीनी की रेट की बात कर रहे हैं, आटे की रेट की बात कर रहे हैं। ये भी एक पॉलिटिकल वर्कर है अपने तरीके से और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का रुकन हूँ। मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। हमें इन चीज़ों की समझ बूझ जो है इतनी होती है कि पब्लिक का मूड किस वक्त क्या है और किस चीज़ के ऊपर वो नाला हैं अपने हुकूमत से। और ये मैं आपको, ये मेरा अपना मौक़िफ़ है, मे भी आप सेनेटर साहब मुझसे इख्तलाफ करें कि लोग इस वक्त, और जो आप देख रहे हैं अभी पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक जिस तरह से पहले दिन आई जब लीडरलेस इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इमरान खान साहब अपने घर में थे, ये इतवार के दिन, उस दिन 10 अप्रैल था, तो जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो मंजूर हुई उधर पार्लियामान में, कौमी असम्बली में, तो लोग ये चीज़ों के नर्ख भूल गए हुए हैं, टमाटर का, आलू का, चीनी का। उनको गुस्सा इस चीज़ पे है कि ये जो गैर फितरी अमल है, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जिसके नतीजे में, और अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं कि लोग नालां थे, लोग तंग थे, तो ये मैंने कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, इनको सूट करता था। अगर ये बात दुरुस्त है कि हम बिल्कुल इतने गए गुजरे थे, हम इतने फारग थे, हमसे संभाला नहीं जा रहा था, तो इनको सूट करता था कि हम अपनी मुद्दत पूरी करते। ये जो सारी कार्रवाई रातों रात चंद दिनों, चंद हफ्तों के अंदर एतम एतमाद की हुई है। मैं आपको, आप छोड़ दें बैरूनी अंदरूनी, उस बहस में नहीं पड़ते। मैं आपको मेरा तज्जिया समझ लें, ये एज अ पॉलिटिकल वर्कर, ये इनका जो इस वक्त हुकूमत में है और जो उस वक्त अपोजिशन में थे PDM, मैं नहीं समझता कि ये इनका एजेंडा था। ये इनका एजेंडा नहीं था, क्योंकि इनका एजेंडा हमारा सर नीचे करना होता, हमको शिकस्त देना होता, तो इनको ज़्यादा सूट करता कि हम अपनी मुद्दत पूरी करते। ये इसमें आके अब फंस गए हैं। और ये आप जो कह रहे हैं ना कि जी हम ठीक कर लेंगे, ये जरा हाँ, मैं इनको अभी देखने दें ना। ये कहते हैं ना कि जी पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात कर दी 12 अरब डॉलर, मेरी सुन लें, मैं कर रहा हूँ 12 अरब डॉलर का खसारा तजारती हमारी हुकूमत में हुआ है ना। हमें पता है 4 चीजों की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में, पेट्रोलियम के, कोयले का, पाम ऑयल का और वैक्सीन का, ये 4-4, 5-5, 3-3 अरब ऐड अप करें तो 12 अरब इसी से आ जाता है। अब पेट्रोलियम इस वक्त जो है 108-110 बैरल जो डॉलर का बैरल जो है वो मिल रहा है। और अभी ये जो ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ये डॉलर जो है ये 180 रुपए, 181 का हो गया था, अब फिर 186-87 पे जा रहा है। और वैसे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जानते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट फॉरवर्ड रेट 190 किया हुआ है अगले चंद हफ्तों के अंदर। और ये थोड़ी सी इसमें रिलीफ आ सकती है, हम सबको पता है वो क्या चीजें हैं। अभी 2.3 अरब का चाइना का चंद दिनों में अगर रोल ओवर इनकी हुकूमत ने कर लिया, वो तो रोल ओवर होता रहा है, उससे थोड़ी सी रिलीफ हो जाएगी। 900 मिलियन डॉलर्स रिकोडिक पे हमारी हुकूमत ने देने पड़े हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, उससे थोड़ा रिलीफ आएगा। फिर आपकी ये जो IMF से ये भी करने गए हैं बातचीत, 1 अरब उसका भी अभी सस्पेंशन में था, $1 बिलियन वो आ जाएगा, तो थोड़ा सा करेंसी पे तो प्रेशर शायद इनके कहने के मुताबिक रेट बेहतर हो जाए। लेकिन ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं है, ये पॉइंट आपका आ गया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब से अपना वो बयान की तशरीह करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इनका एजेंडा नहीं था, ये किसी और का एजेंडा था। ये किसी और का एजेंडा था। ये सवाल लेकर मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। लेकिन सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप मुझे बता देना, चूंकि आप भी माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं कि 10 साल से ज़्यादा आपको हो गया पॉलिटिक्स करते हुए, तो आप भी इमरान खान साहब के बिल्कुल साथ रहे हैं, तो क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब थे आपके आखिरी दिनों में, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत गई? फवाद चौधरी के मुताबिक आपकी क्या राय है?
देखें जी, मैं इसके बारे में कोई राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं उन मामलात में इन्वॉल्व नहीं था, ना मैं काबीना का रुकन हूँ। अच्छा। और ना था, मतलब ना था उस वक्त काबीना का रुकन, ना मैं किसी इस किस्म की गुफ्तो शनीद में, मसलन अब फवाद चौधरी साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बतौर वजीर इत्तलात बैठे हुए थे। अब मैं क्या जानता हूँ कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ या क्या कुछ उसका एलामिया, तो पब्लिक में तो थोड़ा सा ही बात पब्लिक होती है, हर चीज़ तो नहीं होती। एक मैं आपको ज़रूर बात अर्ज कर सकता हूँ कि मैं 2019 से लेकर 2021 तकरीबन 2 साल सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने बहुत सी मीटिंगों की सदारत की जिसमें टॉप लीडरशिप मिलिट्री की भी, अलावा उसके सिविल लीडरशिप डिफेंस मिनिस्ट्री की भी थी। उस वक्त तो मेरे सामने जो था वो बिल्कुल, बल्कि इनकी पार्टी और दूसरी पार्टीज़ ने भी एक, मैंने ऐसी मीटिंग की सदारत भी की थी जिसमें जो सर्विसेज के चीफ्स थे उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी या जो एक्सटेंशन का तस्वर था, वो जब तरमीम आई तो ये तमाम सियासी जमातों ने, हम तो हुकूमत में थे, चले आप ये कह रहे हैं कि आपके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात सही थे या ख़राब थे, लेकिन सेनेटर साहब, अफनानुल्लाह खान साहब, जिस तरह वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को तो ये सूट करता था कि 1 साल इमरान खान साहब को और दे दिया जाता, और ज़्यादा महंगाई होती, और ज़्यादा, जाहिर है कि इस वक्त भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो फिर और ज़्यादा आप लोगों को तो ये सूट करता था कि इमरान खान साहब को 1 साल और मिल जाता। लेकिन सेनेटर साहब तो आपके ऊपर बग़ैर रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसी और का एजेंडा था जिसके भेंट आप लोग चढ़ गए हैं और किसी और के एजेंडे पर आपने काम किया है। ये तो आप लोगों के लिए, आपका ये एजेंडा नहीं था कि इमरान खान साहब को हटाएं। क्या वाकई ऐसा है कि किसी और के एजेंडे के ऊपर आप लोगों ने ये काम किया है? नहीं, देखिए, ये तो बात मेरा नहीं ख्याल, क्या कहते हैं, दुरुस्त है कि हमने किसी और के एजेंडे को फॉलो किया। एजेंडा हमारा अपना ही था और हमने ही फैसला किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लेके आएंगे और उसको फिर हमने कामयाब कराया। वो उसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट भी की, कई महीने हम लगे रहे इसके ऊपर और इवेंचुअली जो है वो पाया तकमील पे पहुंची। जो बात है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, जो कल का लाहौर का जलसा था वो उस जलसे से जो 18 अप्रैल 2018 को इमरान खान साहब ने किया था इलेक्शन से पहले, उससे बहुत छोटा था। आप ऐसे उसकी तस्वीरें निकाल के देख लें। जो पेशावर का इनका जलसा था वो 12 से 15 हज़ार बंदे से एजेंसियों की रिपोर्ट है। कराची का जो इनका जलसा था वो इन दोनों जलसों से बहुत बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पेशावर का जलसा और लाहौर का जलसा बहुत ख़राब था। कराची का जलसा निस्बतन बहुत बेहतर था। मेरा अपना असेसमेंट ये है, जो मैंने रिपोर्ट देखी, 40 से 50 हज़ार बंदा था वहाँ पे। अब बात ये है कि अगर ये समझते हैं, और उस वक्त आप ये बात याद रखिएगा कि हमारी लीडरशिप को अंदर थी, हमारे लीडरशिप के खिलाफ केसेस थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैंपेन नहीं कर रहे थे, और हम उसके बाद फिर इलेक्शन डे पे RTS बिठा के जो रिजल्ट जो है वो लाया गया, जिसके तहत फिर इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने। जब ये तमाम मामलात नहीं होंगे ना, जब RTS नहीं बैठेगा, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में नहीं होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा मुकाबला जो है वो किया जाता है जनरल इलेक्शन के अंदर। और ये मैंने बहुत सारे इलेक्शन, मैं खुद एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी मैंने 2018 में कॉन्टेस्ट किया कराची से, इससे पहले मैंने बहुत सारे इलेक्शन जो है वो मैनेज भी किए हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि हम 2018 का इलेक्शन भी जीते हुए थे हम। और हम आराम से जीते हुए थे। उसको सारे के सारे रिजल्ट को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह पोलिंग स्टेशनों के अंदर लोग घुस गए, ये सारा पाकिस्तान जानता है। कहते हैं कि उस 25 जुलाई 2018 की रात को हुआ क्या था पाकिस्तान में। लेकिन वो तो खैर माजी का हो गया ना, माजी का हिस्सा हो गया। अब अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं सेनेटर साहब, तो जिस तरह से मोमेंटम इमरान खान साहब ने बना दिया है, लोगों को निकाल रहे हैं घरों से और लोग उनके जलसों में शरीक हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल मुलाकात की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, तो आप लोग क्या मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इत्तेहाद के तौर पर लड़ेंगे इमरान खान के खिलाफ? चूँकि इमरान खान ने तो मोमेंटम आप लोग के खिलाफ बिल्कुल बना दिया है। अगर ये वोट ये जो सपोर्टर्स हैं ये वोटर्स बन जाते हैं, तो फिर तो खान साहब की हुकूमत एक बार फिर आ जाएगी सर। और इसके लिए क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे, केसेस का सामना करेंगे और फिर इलेक्शन कैंपेन खुद चलाएंगे? जी इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस भी आएंगे और इलेक्शन कैंपेन भी खुद चलाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या 2018 का जो मामला था वो तो मतलब कि वो था ना, क्या कहते हैं, हमारे हाथ पांव बांधे गए थे ना, फिर भी रिजल्ट चेंज करना पड़ा था, तब ये इधर तक पहुंचे थे। तो जब ये तमाम चीजें नहीं होंगी तब आप सोचे क्या है। और फिर खाली ये बात नहीं है, तब तक ये कहते थे कि हमें आजमाया हुआ नहीं है। इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं
कि मैं 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये हमने नहीं कहा था, ये इन्होंने कहा था। तो आपके ख्याल में क्या आवाम इनसे ये पूछेगी नहीं कि वो किधर है 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर किधर है? वो आपने कहा था हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। तो ये और जो महंगाई का तूफान आया, लेकिन सर आवाम तो नहीं पूछ रही ना, आवाम तो सब कुछ भूल गई ना। आवाम बेरोजगारी का पूछ रही है, ना आवाम महंगाई का पूछ रही है। आवाम तो उनके साथ खड़ी हुई है। वो कह रही है कि रिजीम चेंज क्यों हुआ है, हमारी हुकूमत को कैसे खत्म कर दिया। वो तो उनके साथ खड़ी हुई है, जलसे जुलूस में आ रहे हैं। देखिए ये इससे बड़े जलसे जो है ना, इससे बड़े जलसे PDM की एक जमात कर लेती है। अरे यार क्या बात कर रहे हैं अफनान साहब, आप क्या बात, 11 जमातें मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी यार। कौन सा आप कोई मिसाल दें आप यार। मेरी गुजारिश ओ भाईजान, आप मेरी गुजारिश सुन लेना। ये अगर इतने पॉपुलर थे तो इनके जब इनकी ये वजीर आजम थे, 16 में से 13 बाई इलेक्शन हार गए। लोकल बॉडीज का पंजाब में इलेक्शन हुआ, PTI तीसरे नंबर पे आई। आपके दुनिया में रहते हैं, ये जो मौलाना के जलसे उठा के देखें आप, कितने बड़े बड़े कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन करा दें, पूरा इलेक्शन हम क्लीन स्वीप करेंगे। सर आप डर क्यों रहे हैं, फिर इलेक्शन करवाएं ना। बातें करने से देखिए हम क्यों कराएं, हम इनके हिसाब किताब से थोड़ी चलेंगे। बात यह है कि बातें तो ये भी करते थे ना कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, किधर है वो बातें। और सेनेटर साहब माजूस के साथ आप भी अभी बातें कर रहे हैं, इलेक्शन करवाएं और एक मैंडेट लें, भारी मैंडेट लें। अगर आप समझते हैं कि भाई आपको मैंडेट मिल सकता है तो फिर भरपूर तरीके से कौम की खिदमत करें। मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद में दोबारा चलें, ब्रेक के बाद में दोबारा हाजिर होता हूं और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आपने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि आपकी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया और आवाम में ये नैरेटिव आपका बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो रहा है, लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने देखा कि पेशावर में आपने जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद, कराची में आपने जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद लोगों की निकली। लाहौर में जो हमने गुज़िश्ता रोज़ जलसा देखा वो 2011 वाला जलसा नहीं था, उसमें लोगों की तादाद श्रिंक हुई है, थोड़े से लोग स्पॉइल हुए हैं। एक चीज़ ये आपके लिए ख़तरे की बात है कि लोग अगर मुस्तक़बिल में आप लोगों से छटते हैं तो ये एक आपके लिए ख़तरनाक बात हो सकती है। दूसरा, इल्ज़ामात आपके ऊपर सर ये लगते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक हुकूमत की और मुआशी दहशत गर्दी आप लोगों ने मचाई, मुल्क के स्याह व सफ़ेद के आप मालिक थे, कुछ आप डिलीवर नहीं कर पाए। आखिर क्या वजह है इसकी कि आप लोग सिर्फ इल्ज़ामात ही लगाते रहे कि ये चोर है, ये डाकू है, लेकिन आवाम के रिलीफ के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से अपोजिशन जमातें, जो उस वक्त की अपोजिशन थी और इस वक्त की हुकूमत जमात है, वो ये कह रही है कि अभी तो आप लोग कम से कम आप लोगों को जलसे जुलूस तक तो सपोर्ट मिल रही है, लेकिन यही आपके जो लोग हैं, यही आपके MNAs जब अपने हलकों में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। नहीं जी, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। और मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो मेरे फाजिल कॉलीग ने अभी कहा पिछले सवाल के जवाब में कि जी इनका बड़ी देर से एजेंडा था ये अदम एतमाद की तहरीक को लाना, और जिस वक्त से भी ये एजेंडा शुरू हुआ था, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा अगर आप चाहते हैं और अगर आप इस वक्त कर सकते हैं, या नहीं भी तो बाद में किसी प्रोग्राम में कर लीजिए। ठीक है सर। आपके साथी एंकर दूसरे चैनल पे उन्होंने अरशद शरीफ साहब ने 2021 के बहुत से क्लिप्स जो हैं और इन्हीं के लीडर्स के, और इत्तेफाक से वो सारे PDM के महज नहीं PMLN के लीडर्स थे, अच्छा, जिन्होंने बयानात दिए हुए थे, और उन सबसे ये सवाल किया गया था कि अदम एतमाद क्यों नहीं आप ले आते। मरियम नवाज साहिबा का बयान जो है उसमें क्लिप दिखाया गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के 2 क्लिप दिखाए गए, उसमें एहसन इकबाल साहब का क्लिप दिखाया गया, उसके अंदर बुराना सनाउल्लाह साहब का क्लिप दिखाया गया। सारों ने एक ही बात की, आपको पता है वो क्या बात थी? फवाद चौधरी साहब ने तो जो बात की है वो खुद उसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि इनके लीडर्स ने चंद महीने पहले अदम एतमाद के बारे में क्या कहा था, और यकसानियत से यूनिफॉर्मली सबने क्या कहा था। पता है क्या कहा था? आपने वो देखा है क्लिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, आप बता दें क्या कहा था। या नहीं देखा? वो सबने यही कहा था कि जी वो ये तो तब होता है, तब ये तो वही चीज़ है कि जो तभी की जा सकती है जब एस्टैब्लिशमेंट साथ हो, और हम उनकी मदद नहीं मांगना चाहते, ये वो क्या। अच्छा। और सब ने ये कहा है, और सबके ये क्लिप्स 15-15 सेकंड के, और डेट्स भी नीचे उन्होंने दी हुई हैं। 2021 की डेट्स है, नवंबर की, दिसंबर की, ये चंद महीने पहले की, 4-6 महीने 5 महीने हुए।
तो मैंने कहा है ना कि ये मैं सिर्फ रिसाइट या फिर बात तो वही हो गई ना वलीद इकबाल साहब, फिर तो फवाद चौधरी सही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ। मुझसे आपने सवाल पूछा कि क्या मैं ये समझता हूँ या नहीं, मैं तो देखे ना, मैंने आपको बताया है कि मेरी समझ तो उसी हद तक है ना जिस कोई मालूमात या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन या गुफ्तगू में मैंने हिस्सा लिया। मैंने तो नहीं लिया, इसलिए मैं ज़ाती नॉलेज से तो ऐसी बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो ये कर रहे हैं अपने उन्होंने एजेंडे की बात की, तो मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि इनका एजेंडा जो था, इनके लीडर्स जो थे वो क्या कह रहे थे, और मैंने नाम ले लेके बता दिया है, और आप भी कोई किसी अगले प्रोग्राम में वो क्लिप्स जो है बेशक ले आए। मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि अगर आप कहते हैं कि MNAs अपने हलकों में जाएंगे तो लग पता जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नहीं क्लेम करते कि हम परफेक्ट थे, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ वसूब से कि लोगों का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे, जिसमें ये रातों रात ये अक्सरियत जो थी इसको अकलियत में तब्दील किया गया और लोग भूल गए हुए हैं जो उनको महंगाई के ज़ोर से वो उनको मसला था और वो सारा कुछ। और मैं आपको ये बता दूँ ये बिल्कुल गलत है और मुबालगा आ रही है कि मुआशी दहशतगर्दी थी। हमारे प्रोग्राम्स जो थे उनके नतीजे में आपके समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास प्रोग्राम है उसके नताइज सबके सामने है, जो यूनिवर्सल हेल्थ ठीक है सर बिल्कुल वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरे पास। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस हुई। क्या बात करते हैं यार, छोड़े ये चलें जी, आपके दौर में सब कुछ फौरी इलेक्शन वाहिद हल है, फौरी इलेक्शन तक हम चैन से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब फौरी इलेक्शन वाहिद हल है। वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप ये बताएं कि आज़ादी चाहिए जो बयानिया इमरान खान साहब ने बिल्ड कर दिया है, इसके मुकाबले में आप इलेक्शन में अगर जाएंगे तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब वक्त बिल्कुल शॉर्ट रह गया, मुख्तसर बता दें। देखिए हम मुकाबला अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करेंगे, पास परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे। हम हवाई कॉन्स्पिरेसियाँ नहीं बनाएंगे। अब बात यह है कि अगर हमने ये ज़रूर कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी तो अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो हमने उसको, क्योंकि हम नहीं चाहते इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल हो, ये चाहते हैं कि रोल हो इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टैक्स था तो रिकॉर्ड रुपए की डिवैल्यूएशन भी थी, वो भी तो बताएं ना कि किसी हुकूमत ने 13-14 रुपए से ज़्यादा डिवैल्यू नहीं किया, आपने 60-70 रुपए डिवैल्यू कर दिया रुपए को, तो आपकी जितनी प्रोग्रेस थी वो तो वापस आ गई। और आप अगर कहते हैं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी थी तो आपने जो इंपोर्ट्स हैं वो तो इतना रिकॉर्ड इजाफा तो कभी इंपोर्ट्स में हुआ ही नहीं। तो मौशी जादूगर आपके पास हैं, मिफ्ता इस्माइल है आपके पास, इसाक डार आपके पास है, सही कर दें इसको, अब तो हुकूमत आपके पास है। नहीं इंशाल्लाह इसको सही करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गैलप का सर्वे आया है और उन्होंने वाली बात कही है कि कोई 64% लोगों ने रद्द किया इस बात को कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। आम आवाम जानती है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आम आवाम जानती है कि इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया, उनसे डिलीवर नहीं हुआ, वो महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सके, उनसे इकॉनमी नहीं संभाली गई, उनके लोग जो थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, इस वजह से ये इनसे डिलीवर नहीं किया गया। अब उसके बाद आप उसको स्पिन दे दें कि जी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। और अवाम ये भी चाहती है अफनानुल्लाह खान साहब के बेरुतम हो, जिस तरह से आपने दावे किए कि आप डॉलर की कीमत को कम कर देंगे और आप दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, तो अब आपके पास एक मौका है, नादिर मौका है, आपको हुकूमत मिली है, आप इस मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।